Hello, hi everyone. This is Kautilya IS. So today we will discuss about the next dynasty, सैयद वंश। तो आज हम सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था तुगलक वंश और हमने देखा था कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और उसके बाद एक नया राजवंश आया जिसका नाम था सैयद वंश। तो अगर हम देखें कि खिलजी के बाद सबसे कम सालों तक शासन किया है तो वो है मात्र 37 वर्ष शासन करने वाला सैयद वंश, जिसका शासनकाल चलेगा 1414 से 1451 तक। सैयद वंश के अगर हम देखें संस्थापक कौन है तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज़र खां। और सैयद वंश के कुल 4 शासक हुए थे, जिसमें नंबर 1 है खिज़र खां 1414 से 1421, दूसरा मुबारक शाह 1421 से 1433, तीसरा मोहम्मद शाह 1434 से 1443 और चौथा था अलाउद्दीन हसन शाह 1443 से 1451। इसका अगर हम अंतिम शासक देखें सैयद वंश का तो उसका नाम था अलाउद्दीन हसन शाह। अब इस सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी किस स्रोत से प्राप्त होती है तो वो यहिया बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, उससे सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं खिज़र खां के बारे में, जिनका शासनकाल था 1414 से 1421। तो खिज़र खां ने एक उपाधि धारण करी थी रैयत आला, और उसने अपने सिक्कों पर तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, उसका नाम अंकित करवाया। और तैमूर के पुत्र शाहरुख को वो निरंतर भेंट और राजस्व भी भेजता था, क्योंकि ये जो शासन मिला है उसे दिल्ली सल्तनत का वो तैमूर की वजह से ही मिला था, इसलिए उसने उसके बेटे जो शाहरुख है उसका नाम अंकित करवाया। अब इसका अगर प्रारंभिक जीवन देखें सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खां का, तो उसके पिता का नाम था मलिक सुलेमान, जो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान का दौलत का दत्तक पुत्र था। सुलेमान मुल्तान का गवर्नर था, जो कि खिज़र खां का पिता था, और उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसके पुत्र जो खिज़र खां है उसको गवर्नर बनाया। बाद में उसको तैमूर भारत से जब वापस जा रहा था तो उसने खिज़र खां को मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। अतः खिज़र खां को अपनी राजनीतिक जो प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। सत्याग्रहण के बाद 1414 में जब खिज़र खां ने सत्याग्रहण कर ली तो दिल्ली जो था काफ़ी नष्ट हो चुका था तैमूर के आक्रमण की वजह से, और सल्तनत कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में भी विभक्त हो गया था, जैसे कटेहर, बदायूं, इटावा, पटियाली, ग्वालियर, बयाना, कंपलर, चंदावर, नागौर और मेवात। ठीक है। बाद में उसने इस जगह को कंट्रोल किया, कई सारे सैनिक अभियानों का विद्रोह का दमन किया, और पश्चिमी प्रांत में जो विद्रोह होते उसको भी उसने समाप्त किया। ठीक है। तो इस तरीके से वो खिज़र खां ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया उसके बाद। अब देखते खिज़र खां के बाद अगला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है, तो उसी का ही एक पुत्र था मुबारक शाह, जो खिज़र खां के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा। मुबारक शाह का शासनकाल देखें तो 1421 से 1423 तक है। सैयद वंश के शासकों में अगर सबसे योग्य शासक बोला जाए तो मुबारक शाह था, और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है तारीख मुबारक शाही, जो जिसके राइटर है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक। इसने मुबारक शाह ने जो उपाधि धारण की थी, एक तो शाह की उपाधि धारण की थी, एक नायब ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। ठीक है। पर इसने काम क्या किया, इसने मुबारक शाह ने अपने सिक्कों से एक तो तुगलक वंश के शासकों का नाम हटा दिया, ठीक, और स्वयं को नायब अमीरुल मोमिनीन घोषित किया। ठीक है ना। इस तरीके से उसने जो नए सिक्के चलाए उसमें सैयदों के राजत्व के सभी प्रतीकों का उपभोग करना प्रारंभ कर दिया, कि मतलब जो सिक्के चलेंगे वो सैयदों के नाम से चलेंगे, ना कि तुगलक वंश के शासकों के नाम से। अगर हम देखें इसने भी उत्तर पश्चिम में खोकर नेता जसरत, दक्षिण में मालवा का शासक, पूर्व में जौनपुर के शासन, इनका भी दमन किया, इनके विद्रोह का। ठीक है। जसरत के विद्रोह का दमन किया, कटेहर और कंपिल के विद्रोह का दमन किया, मेवात में भी जो विद्रोह हो रहे थे उसका भी दमन किया। ठीक है। अब हम देखते हैं मलिक जो मुबारक शाह है, जो काफ़ी योग्य शासक है, उसकी हत्या किसने करवाई। देखें यही एक ऐसा शासक है, अभी तक क्या था कि जो खिज़र खां था उसने तैमूर के जो लड़का है शाहरुख, उसके सिक्कों में उसका नाम चलवाया, तो इसने तैमूर के जो वंशज था उनका नाम भी हटाया उन सिक्कों से, तुगलक के जो शासक है उनका नाम भी हटाया और अपने नाम से सिक्के चलाए, किसने, मुबारक शाह ने। अब मुबारक शाह की हत्या कैसी हुई,
तो जो मुबारक शाह का वजीर था जिसका नाम सरवर उल मुल्क था, असली नाम वैसे तो मूलतः एक हिंदू था, उसका असली नाम था मलिक स्वरूप, वो खिजरा के समय में दिल्ली का राज्यपाल था। ठीक है, और मुबारक शाह ने उसे अपना वजीर भी नियुक्त किया था। और प्रशासनिक कुशलता के उद्देश्य से मुबारक शाह ने वजीर सरवर उल मुल्क से लेखा परीक्षण संबंधी कार्य लेकर सेनापति कमाल उल मुल्क को सौंप दिया। इससे चिढ़ गया सरवर उल मुल्क और उसने क्या किया, मुबारक शाह से असंतुष्ट होकर लोगों को एकत्रित किया और 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करवा दी। ठीक, और मुबारक शाह के हत्यारों के गुट में मीरान शद्र भी शामिल था। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरिंदी के अनुसार मुबारक शाह ने 17 वर्ष 30 माह और 16 दिन तक शासन किया। ठीक है, मुबारक शाह की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे उसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक नगर बसाया, उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा राजत्व के सभी प्रतीकों का उपभोग प्रारंभ किया, सबसे योग्य शासक था। तारीख फिरोज शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को भी उसने संरक्षण दिया। फरिस्तानी मुबारक शाह के विषय में लिखा कि वह एक सभ्य राजकुमार था, उसने अनेक प्रशंसनीय गुण भी थे। उसके बाद जो अगला शासक है वो मोहम्मद शाह 1434 से 1443। तो मुबारक शाह का एक दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। वह मुबारक शाह का जो भाई था फरीद खां उसका पुत्र था, उसको दत्तक पुत्र गोद लिया था इसने मोहम्मद शाह को, मुबारक शाह ने। पर यह इतना अयोग्य था कि इसकी वजह से सैयद जो वंश था उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक, अगर मोहम्मद शाह का प्रारंभिक काल देखें, जैसे कि मैंने बताया था, उसका वजीर जिसने हत्या करवाई थी मुबारक शाह की, सरवर उल मुल्क, उसके हाथ में रहा। ठीक, और सरवर मुल्क ने राजकोष, भंडार, शस्त्रगाह तथा हाथियों को अपने अधिकार में रखा। मोहम्मद शाह ने उसे खान ए जहां की उपाधि प्रदान की। मुबारक शाह के हत्यारों में शामिल मीरान सद्र को मुइनुल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है ना, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सरवर उल मुल्क ने इक्ताओं का पुनर्वितरण कर अपने समर्थकों का एक दल तैयार किया। ठीक है, अब हुआ क्या कि सरवर मुल्क के विश्वासघाती व्यवहार के कारण मुबारक शाह के प्रति वफादार अमीर उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो वफादार तो था नहीं। तो फिर जो अमीर वर्ग था उन्होंने जगह जगह क्या किया, विरोध किया। ठीक है, सभी विद्रोही अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया और सरवर मुल्क को समाप्त करने का निश्चय किया। ठीक है ना, इसने फिर और 1434 में दिल्ली पर आक्रमण किया। सरवर मुल्क को उसके समर्थक मारे गए। के एन निजामी कहते हैं कि निष्ठा की दूसरी शपथ के साथ सुल्तान मोहम्मद का वास्तविक राज्यारोहण हुआ और कमाल उल मुल्क को कमाल खां की उपाधि के साथ वजीर के पद पर उसने नियुक्त किया। तो अब देखेंगे मुबारक शाह जो चल रहा था। ठीक है ना, और अगर इसके बाद देखें कि अब क्या हुआ, इसके बाद कौन अगला शासक, तो अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451। तो मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह आलम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा और यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अपने वंश के शासकों में सर्वाधिक अगर अयोग्य शासक हम देखें सैयद वंश में, तो अलाउद्दीन आलम शाही था। ठीक है ना, इसके समय में एक कहावत भी लोकप्रिय हुई थी, देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली के पालम तक। देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन के बागडोर सैयदों से निकल लोदियों के हाथ में चलेगी। अब हुआ क्या कि सुल्तान बनने के बाद जो अलाउद्दीन ने 1445 में समाना के विद्रोह को दबाने के लिए प्रस्थान किया, किंतु सरकी सुल्तान के दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद उनको शीघ्र ही वापस लौट आया और उसके वजीर हुसाम खान ने सुल्तान की जल्दीबाजी में किए गए इस कार्य का विरोध किया। इस वजह से दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ और सुल्तान जो था आपका अलाउद्दीन शाह वो 1447 में बदायूं चला गया। अब बदायूं जाने से पूर्व दिल्ली का शासन उसने अपनी पत्नी के दो भाई जो क्रमशः शहनाए शहर और अमीर कोहते को सौंप दिया। उसके बाद उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, जहां पे उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ठीक है, फिर नगर वासियों ने दिल्ली पर क्या किया कि जो एक भाई ने जब दूसरे को मार दिया तो दिल्ली की जो जनता थी उन्होंने दूसरे भाई को जनता ने मार डाला और शासन की बागडोर जो संभाली वो संभालने के लिए वहां की जनता ने बहलोल लोदी को बुलाया और बहलोल लोदी ने दिल्ली आकर सत्ता संभाल ली तथा अलाउद्दीन के पास एक संदेश भी भेजा। पर सुल्तान ने उत्तर दिया, मैं बदायूं के परगने से संतुष्ट हूं और ये साम्राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो बहलोल लोदी यहाँ पे
दिल्ली सल्तनत में आ चुका है और उसने लोधी वंश की नए राजवंश की स्थापना की। और अगले सेशन में हम देखेंगे लोधी वंश को। थैंक यू सो मच।